सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक टीवी को उसके इस अभिनव प्रयोग के लिए बहुत बधाई देता हूं। आप लोग युवाओं को ग्रासरूट लेवल पर इन्वॉल्व करके इतना बड़ा कंपटीशन कराकर यहां लाए हैं। जब देश का युवा नेशनल डिस्कोर्स में इन्वॉल्व होता है तो विचारों में नवीनता आती है। वो पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भर देता है और यही ऊर्जा इस समय हम यहां महसूस भी कर रहे हैं। एक तरह से युवाओं के इन्वॉल्वमेंट से हम हर बंधन को तोड़ पाते हैं, सीमाओं के परे जा पाते हैं। फिर भी कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं रहता जिसे पाया न जा सके। कोई मंजिल ऐसी नहीं रहती जिस तक पहुंचा न जा सके। रिपब्लिक टीवी ने इस समिट के लिए एक नए कंसेप्ट पर काम किया है। मैं इस समिट की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अच्छा, मेरा भी इसमें थोड़ा स्वार्थ है। एक तो मैं पिछले दिनों से लगा हूं कि मुझे 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाना है। और वो 1 लाख ऐसे जो उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइमर हो। तो एक प्रकार से ऐसे इवेंट मेरी जो मेरा मकसद है उसका ग्राउंड बना रहे हैं। दूसरा मेरा व्यक्तिगत लाभ है। व्यक्तिगत लाभ ये है कि 29 में जो वोट करने जाएंगे उनको पता ही नहीं है कि 2014 के पहले अखबारों की हेडलाइन क्या हुआ करती थी। उसे पता नहीं है 10-10, 12-12 लाख करोड़ के घोटाले होते थे। उसे पता नहीं है। और वो जब 29 में वोट करने जाएगा तो उसके सामने कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं होगा। और इसलिए मुझे उस कसौटी से पार होना है और मुझे पक्का विश्वास है ये जो ग्राउंड बन रहा है ना, वो उस काम को पक्का कर देगा। साथियों, आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये भारत की सदी है। क्या आपने नहीं सुना है? भारत की उपलब्धियों ने, भारत की सफलताओं ने पूरे विश्व में एक नई उम्मीद जगाई है।
जिस भारत के बारे में कहा जाता था ये खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा, वो भारत आज दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। मैं भारत के फ्यूचर की दिशा क्या है, ये हमें आज के हमारे काम और सिद्धियों से पता चलता है। आजादी के 65 साल बाद भी भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी था। बीते दशक में हम दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बने और अब उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको 18 साल पहले की भी याद दिलाता हूं। ये 18 साल का खास कारण है क्योंकि जो लोग 18 साल की उम्र के हुए हैं, जो पहली बार वोटर बन रहे हैं, उनको 18 साल के पहले का पता नहीं है, इसलिए मैंने वो आंकड़ा लिया है। 18 साल पहले यानी 2007 में भारत की एनुअल जीडीपी 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंची थी। यानी आसान शब्दों में कहें तो ये वो समय था जब एक साल में भारत में 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। अब आज देखिए क्या हो रहा है। अब एक क्वार्टर में ही लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? 18 साल पहले के भारत में साल भर में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी उतनी अब सिर्फ 3 महीने में होने लगी है। ये दिखाता है कि आज का भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जो दिखाते हैं कि बीते एक दशक में कैसे बड़े बदलाव भी आए और नतीजे भी आए। बीते 10 सालों में हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं। ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। आप वो दौर भी याद करिए जब सरकार खुद स्वीकार करती थी, प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि 1 रुपया भेजते थे तो 15 पैसा गरीब तक पहुंचता था। वो 85 पैसा कौन पंजा खा जाता था और एक आज का दौर है। बीते दशक में गरीबों के खाते में डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के जरिए 42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं। 42 लाख करोड़ रुपए। अगर आप वो हिसाब लगा दें रुपये में से 15 पैसा वाला,
तो 42 लाख करोड़ का क्या हिसाब निकलेगा। साथियों, आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 100 पैसे आखिरी जगह तक पहुंचते हैं। साथियों, 10 साल पहले सोलर एनर्जी के मामले में भारत दुनिया में कहीं गिनती नहीं होती थी, लेकिन आज भारत सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में से हैं। हमने सोलर एनर्जी कैपेसिटी को 30 गुना बढ़ाया है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में भी 30 गुना वृद्धि हुई है। 10 साल पहले तो हम होली की पिचकारी भी, बच्चों के खिलौने भी विदेशों से मंगाते थे। आज हमारे टॉयज एक्सपोर्ट्स 3 गुना हो चुके हैं। 10 साल पहले तक हम अपनी सेना के लिए राइफल तक विदेशों से इंपोर्ट करते थे और बीते 10 वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 20 गुना बढ़ गया है। साथियों, इन 10 वर्षों में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बने हैं। इन्हीं 10 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 5 गुना बढ़ाया है। देश में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो गई है। इन 10 सालों में ही देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या 3 गुना हो गई है और इन्हीं 10 सालों में मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीट्स की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। साथियों, आज के भारत का मिजाज कुछ और ही है। आज का भारत बड़ा सोचता है, बड़े टारगेट तय करता है और आज का भारत बड़े नतीजे ला करके दिखाता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश की सोच बदल गई है। भारत बड़ी एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले हमारी सोच ये बन गई थी, चलता है, होता है, अरे चलने दो यार, जो करेगा करेगा, अपन अपना चला लो। पहले सोच कितनी छोटी हो गई थी। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। एक समय था, अगर कहीं सूखा हो जाए, सूखाग्रस्त इलाका हो, तो लोग, उस समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो मेमोरेंडम देते थे गांव के लोग और क्या मांग करते थे कि साहब अकाल होता रहता है, तो इस समय अकाल के राहत के काम, रिलीफ के वर्क शुरू हो जाए, गड्ढे खोदेंगे, मिट्टी उठाएंगे, दूसरे गड्ढे में भर देंगे। यही मांग किया करते थे लोग। कोई कहता था, क्या मांग करता था कि साहब मेरे इलाके में एक हैंडपंप लगवा दो ना, पानी के लिए हैंडपंप की मांग करते थे। कभी कभी सांसद क्या मांग करते थे, गैस सिलेंडर इसको जरा दे लीजिए ना। सांसद ये काम करते थे, उनको 25 कूपन मिला करती थी और उस 25 कूपन को पार्लियामेंट का मेंबर अपने पूरे क्षेत्र में
गैस सिलेंडर के लिए ऑब्लाइज करने के लिए उपयोग करता था। एक साल में एक एमपी 25 सिलेंडर, और ये सारा 2014 तक था। एमपी क्या मांग करते थे? साहब ये जो ट्रेन जा रही है ना, मेरे इलाके में एक स्टॉपेज दे देना। स्टॉपेज की मांग हो रही थी। ये सारी बातें मैं 2014 के पहले की कर रहा हूं, बहुत पुरानी नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस ने देश के लोगों की एस्पिरेशंस को कुचल दिया था। इसलिए देश के लोगों ने उम्मीद लगानी भी छोड़ दी थी। मान लिया था यार इनसे कुछ होना नहीं है, क्या कर रहा है। लोग कहते थे कि भाई ठीक है, तुम इतना ही कर सकते तो इतना ही कर दो। और आज आप देखिए हालात और सोच कितनी तेजी से बदल रही है। अब लोग जानते हैं कि कौन काम कर सकता है, कौन नतीजे ला सकता है। और ये सामान्य नागरिक नहीं, आप सदन के भाषण सुनोगे तो विपक्ष भी यही भाषण करता है, मोदी जी ये क्यों नहीं कर रहे हो। इसका मतलब उनको लगता है कि यही करेगा। साथियों, आज जो एस्पिरेशंस हैं उसका प्रतिबिंब उनकी बातों में झलकता है। कहने का तरीका बदल गया। अब लोगों की डिमांड क्या आती है? लोग पहले स्टॉपेज मांगते थे, अब आकर के कहते जी मेरे यहां भी तो एक वंदे भारत शुरू कर दो। अभी मैं कुछ समय पहले कुवैत गया था, तो मैं वहाँ लेबर कैंप में, नॉर्मली मैं बाहर जाता हूँ तो अपने देशवासी जहाँ काम करते हैं मैं उनके पास जाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं वहाँ लेबर कॉलोनी में गया था, तो हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं जो वहाँ कुवैत में काम करते हैं, उनसे कोई 10 साल से कोई 15 साल से वहाँ काम, मैंने से बात कर रहा था। अब देखिए, एक श्रमिक बिहार के गांव का जो 9 साल से कुवैत में काम कर रहा है, बीच बीच में आता है। मैंने जब उसको बातें कर रहा तो उसने कहा साहब मुझे एक सवाल पूछना है। मैंने कहा पूछिए। उसने कहा साहब मेरे गांव के 5 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दीजिए ना। जी मैं इतना प्रसन्न हो गया कि मेरे देश के बिहार के गांव का श्रमिक जो 9 साल से कुवैत में मजदूरी करता है, वो भी सोचता है अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ये है आज भारत के एक सामान्य नागरिक की एस्पिरेशन, जो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर पूरे देश को ड्राइव कर रही है। साथियों, किसी भी समाज की, राष्ट्र की ताकत तभी बढ़ती है जब उसके नागरिकों के सामने से बंदिशें हटती हैं, बाधाएं हटती हैं, रुकावटों की दीवारें गिरती है। तभी उस देश के नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ता है। आसमान की ऊंचाई भी उनके लिए छोटी पड़ जाती है। इसलिए हम निरंतर उन रुकावटों को हटा रहे हैं जो पहले की सरकारों ने नागरिकों के सामने लगा रखी थी। अब मैं उदाहरण देता हूं स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में पहले सब कुछ इसरो के ही जिम्मे था।
इसरो ने निश्चित तौर पर शानदार काम किया, लेकिन स्पेस साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर देश में जो बाकी सामर्थ्य था उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। सब कुछ इसरो में सिमट गया था। हमने हिम्मत करके स्पेस सेक्टर को युवा इनोवेटर्स के लिए खोल दिया। और जब मैंने निर्णय किया था, किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बना था, क्योंकि समझ भी नहीं है। रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि आज 250 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप देश में बन गए हैं। ये मेरे देश के युवाओं की कमाल है। यही स्टार्टअप्स आज विक्रम एस और अग्निबाण जैसे रॉकेट्स बना रहे हैं। ऐसे ही मैपिंग के सेक्टर में हुआ। इतने बंधन थे, आप एक एटलास नहीं बना सकते। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। पहले अगर भारत में कोई मैप बनाना होता था तो उसके लिए सरकारी दरवाजे पर सालों तक आपको चक्कर काटने पड़ते थे। हमने इस बंदिश को भी हटाया। आज जियो स्पेशियल मैपिंग से जुड़ा डेटा नए स्टार्टअप का रास्ता बना रहा है। साथियों, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े सेक्टर को भी पहले सरकारी कंट्रोल में रखा गया था। बंदिशें थी, बंधन थे, दीवारें खड़ी कर दी गई थी। अब इस साल के बजट में सरकार ने इसको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने की घोषणा की है और इससे 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जोड़ने का रास्ता मजबूत हुआ है। साथियों, आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे गांवों में 100 लाख करोड़ रुपए, 100 लाख करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा अनटैप्ड आर्थिक सामर्थ्य पड़ा हुआ है। मैं आपके सामने फिर ये आंकड़ा दोहराऊं, 100 लाख करोड़ रुपए, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। ये आर्थिक सामर्थ्य गांव में जो घर होते हैं उनके रूप में उपस्थित है। मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूं। अब जैसे यहां दिल्ली जैसे शहर में आपके घर 50 लाख के, 1 करोड़, 2 करोड़ के होते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर आपको बैंक लोन भी मिल जाती है। अगर आपका दिल्ली में घर है तो आप बैंक से करोड़ों रुपए के लोन ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि घर दिल्ली में ही थोड़े, गांव में भी तो घर है, वहां भी तो घरों का मालिक है। वहां ऐसा क्यों नहीं होता? गांवों में घरों पर लोन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भारत में गांव के घरों के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। प्रॉपर मैपिंग ही नहीं हो पाई थी। इसलिए गांव की इस ताकत का उचित लाभ देश को, देशवासियों को नहीं मिल पाया। और ये सिर्फ भारत की समस्या है ऐसा नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं है। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहती हैं कि जो देश अपने यहां लोगों को प्रॉपर्टी राइट देता है वहां की जीडीपी में उछाल आ जाता है। साथियों, भारत में गांव के घरों के प्रॉपर्टी राइट देने के लिए हमने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की। इसके लिए हम गांव गांव में
ड्रोन से सर्वे करा रहे हैं, गांव के एक एक घर की मैपिंग करा रहे हैं। आज देश भर में गांव के घरों के प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड सरकार ने बांटे हैं और यह काम लगातार चल रहा है। प्रॉपर्टी कार्ड न होने के कारण पहले गांवों में बहुत सारे विवाद भी होते थे, लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। ये सब भी अब खत्म हुआ है। इन प्रॉपर्टी कार्ड पर अब गांव के लोगों को बैंकों से लोन मिल रहे हैं। इससे गांव के लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। अभी मैं एक दिन ये स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उसके लाभार्थियों से बात कर रहा था। मुझे राजस्थान की एक बहन मिली। उसने कहा कि मेरा प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद मैंने 9 लाख रुपए की लोन ली गांव में, और मैंने बिजनेस शुरू किया और मैं आधी लोन वापस कर चुकी हूं और अब मुझे पूरी लोन वापस करने में समय नहीं लगेगा और मुझे अधिक लोन की संभावना बन गई है। कितना कॉन्फिडेंस लेवल है साथियों। ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं, इनका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मेरे देश का नौजवान है। वो यूथ जो विकसित भारत का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जो यूथ आज के भारत का एक्स फैक्टर है। इस एक्स का अर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सेलेंस और एक्सपांशन। एक्सपेरिमेंटेशन यानी हमारे युवाओं ने पुराने तौर तरीकों से आगे बढ़कर नए रास्ते बनाए हैं। एक्सेलेंस यानी नौजवानों ने ग्लोबल बेंचमार्क सेट किए हैं। और एक्सपांशन यानी इनोवेशन को हमारे युवाओं ने 140 करोड़ देशवासियों के लिए स्केल अप किया है। हमारा यूथ देश की बड़ी समस्याओं का समाधान दे सकता है, लेकिन इस सामर्थ्य का सदुपयोग भी पहले नहीं किया गया। हैकाथॉन के जरिए युवा देश की समस्याओं का समाधान भी दे सकते हैं, इसको लेकर पहले सरकारों ने सोचा तक नहीं। आज हम हर वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आयोजित करते हैं। अभी तक 10 लाख युवा इसका हिस्सा बन चुके हैं। सरकार की अनेक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ने गवर्नेंस से जुड़े कई प्रॉब्लम और उनके सामने रखे, समस्याएं बताइए भाई आप खोजिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हैकाथॉन में हमारे युवाओं ने लगभग 2500 सॉल्यूशन डेवलप करके देश को दिए हैं। मुझे खुशी है कि आपने भी हैकाथॉन के इस कल्चर को आगे बढ़ाया है और जिन नौजवानों ने विजय प्राप्त की है, मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि मुझे उन नौजवानों से मिलने का मौका मिला। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने एक न्यू एज गवर्नेंस को फील किया है। बीते दशक में हमने इंपैक्टलेस एडमिनिस्ट्रेशन को इंपैक्टफुल गवर्नेंस में बदला है। आप जब फील्ड में जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें फलां सरकारी स्कीम का बेनिफिट पहली बार मिला। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी स्कीम पहले नहीं थी, स्कीम्स पहले भी थी, लेकिन इस लेवल की लास्ट माइल डिलीवरी पहली बार सुनिश्चित हो रही है। आप अक्सर पीएम आवास स्कीम के बेनिफिशियरीज के इंटरव्यू चलाते हैं। पहले कागज पर गरीबों के मकान सैंक्शन होते थे, आज हम जमीन पर गरीबों के घर बनाते हैं। पहले मकान बनाने की पूरी प्रक्रिया
गवर्नमेंट ड्रिवन होती थी। कैसा मकान बनेगा, कौन सा सामान लगेगा, ये सरकार ही तय करती थी। हमने इसको ओनर ड्रिवन बनाया। सरकार लाभार्थी के अकाउंट में पैसा डालती है, बाकी कैसा घर बनेगा ये लाभार्थी खुद डिसाइड करता है। और घर के डिजाइन के लिए भी हमने देश भर में कंपटीशन किया, घरों के मॉडल सामने रखे, डिजाइन के लिए भी लोगों को जोड़ा, जन भागीदार से चीजें तय की। इससे घरों की क्वालिटी भी अच्छी हुई है और घर तेज गति से कंप्लीट भी होने लगे हैं। पहले ईंट पत्थर जोड़कर आधे अधूरे मकान बनाकर दिए जाते थे, हमने गरीब को उसके सपनों का घर बनाकर दिया है। इन घरों में नल से जल आता है, उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन होता है, सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन होता है। हमने सिर्फ 4 दीवारें खड़ी नहीं की हैं, हमने उन घरों में जिंदगी खड़ी की है। साथियों, किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी पक्ष है उस देश की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। बीते दशक में हमने सिक्योरिटी पर भी बहुत अधिक काम किया है। आप याद करिए, पहले टीवी पर अक्सर सीरियल बम ब्लास्ट की ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी, स्लीपर सेल्स के नेटवर्क पर स्पेशल प्रोग्राम हुआ करते थे। आज ये सब टीवी स्क्रीन और भारत की जमीन दोनों जगह से गायब हो चुका है। वरना पहले आप ट्रेन में जाते थे, हवाई अड्डे पर जाते तो लावारिस कोई बैग पड़ी है तो छूना मत, ऐसी सूचनाएं आती थी। आज वो जो 18-20 साल के नौजवान हैं, उन्होंने वो सूचना सुनी ही नहीं होगी। आज देश में नक्सलवाद भी अंतिम सांसें गिन रहा है। पहले जहां 100 से अधिक जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, आज ये 2 दर्जन से भी कम जिलों में ही सीमित रह गया है। ये तभी संभव हुआ जब हमने नेशन फर्स्ट की भावना से काम किया। हमने इन क्षेत्रों में गवर्नेंस को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाया। देखते ही देखते इन जिलों में हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बनी, स्कूल अस्पताल बने, 4G मोबाइल नेटवर्क पहुंचा और परिणाम आज देश देख रहा है। साथियों, सरकार के निर्णायक फैसलों से आज नक्सलवाद जंगल से तो साफ हो रहा है, लेकिन अब वो अर्बन सेंटर्स पे पैर पसार रहा है। अर्बन नक्सलियों ने अपना जाल इतनी तेजी से फैलाया है कि जो राजनीतिक दल अर्बन नक्सल के विरोधी थे, जिनकी विचारधारा कभी गांधी जी से प्रेरित थी, जो भारत की जड़ों से जुड़ी थी, ऐसे राजनीतिक दलों में आज अर्बन नक्सल पैठ जमा चुके हैं। आज वहां अर्बन नक्सलियों की आवाज, उनकी ही भाषा सुनाई देती है। इसी से हम समझ सकते हैं कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हमें याद रखना है कि अर्बन नक्सली भारत के विकास और हमारी विरासत, इन दोनों के घोर विरोधी हैं। वैसे अर्नब ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है। विकसित भारत के लिए विकास भी जरूरी है और विरासत को मजबूत करना भी आवश्यक है। और इसलिए हमें
अर्बन नक्सलियों से सावधान रहना है। साथियों, आज का भारत हर चुनौती से टकराते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे भरोसा है कि रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के आप सभी लोग हमेशा नेशन फर्स्ट के भाव से पत्रकारिता को नया आयाम देते रहेंगे। आप विकसित भारत के एस्पिरेशन को अपनी पत्रकारिता से कैटलिस्ट करते रहे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।